तो आज के इस वीडियो में 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका कि अभी हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा धोलावीरा। तो गुजरात में हड़प्पा युग के शहर धोलावीरा को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इसके बाद आप देखोगे गुजरात में अब 4 विश्व धरोहर स्थल हो गए। कौन कौन से? एक तो पावागढ़ के निकट चंपानेर हो गया, दूसरा हो गया पाटन में रानी की वाव, तीसरा हो गया ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद और अभी चौथा हो गया धोलावीरा। और इस तरह से आप देखोगे भारत का ये 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। और अभी कल ही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का 39वां 39th नंबर का विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना था? तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे आप रामप्पा मंदिर भी कहते हो। तो अब भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए? 40, जिसमें से 32 तो आपके सांस्कृतिक हैं, 7 आपके प्राकृतिक हैं और एकमात्र आपका मिश्रित स्थल है। और मैंने आपको बताया था ये पूरे विश्व का एकमात्र मिश्रित स्थल है। कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क। अच्छा देखो, यूनेस्को से अभी जितने भी करंट अफेयर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े थे, मैं आपको सारे रिवाइज कराता हूं वन बाय वन। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटा दिया था। चलिए फिर आप बताइए, अभी किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया? एक तो ग्वालियर को और एक ओरछा को। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। अब वो 6 भारतीय स्थल कौन कौन से हैं? सुनना ध्यान से। वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला और हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट जो कि है कर्नाटक में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। बाकी यूनेस्को की बात कर ले तो यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ओजाले। तो भारत में अब टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं? 40 हो गई हैं, ध्यान रखना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसको। बाकी अगर यहां से देखो इस तरह से प्रश्न बन जाए आपका स्टैटिक में कि धोलावीरा की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा जेपी जोशी ने। ये 1967-68 की बात है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा असम ने। तो असम के जो मुख्यमंत्री है कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और उन्होंने मानदेर डिसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो इस तरह से ये जो पार्क है ये भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। कैसे करेगा भाई? जब ये बांस बड़े हो जाएंगे तो उनका उपयोग करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना करके बेचे जा सकेंगे, इस तरह से। अच्छा, बांस से आपको कुछ याद आता होगा, कुछ लिंक कर पाओगे आप? बताओ क्या? अभी राजस्थान के उदयपुर में प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया था। किसने किया था? केवीआईसी ने, जिसमें आपको याद होगा बांस के पौधे लगाए गए थे। और बेम्बू डे कब मनाते हैं हम लोग? 18 सितंबर को मनाते हैं। और बांस याद रखना पेड़ नहीं है, ये एक घास ही है, घास में आती है बांस। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, चेराओ नृत्य ये किस राज्य में किया जाने वाला एक नृत्य है, डांस है? बताओ। और आप लोगों को याद होगा अभी हम लोगों ने टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है और कल उसका 3rd वाला पार्ट मैंने शाम को अपलोड कर दिया था। अगर वो आपने ऑडियो सुना होगा तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर भी करवाया था। चेराओ नृत्य ये किस राज्य में किया जाने वाला एक नृत्य है? तो आंसर होगा इसका मिजोरम में। इसे हम बांस नृत्य भी बोलते हैं क्योंकि इसको करने में बांस का उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बाकी यहाँ पे बात हो रही है असम की, तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। इनसे पहले कौन थे? सर्बानंदा सोनोवाल थे, जिन्हें अभी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। और कौन सा मंत्रालय इनके पास है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। और अभी आपको याद होगा असम सरकार ने ही आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की भी घोषणा की थी। उसके अलावा भी असम के कछार जिले ने स्कोच अवार्ड जीता था। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आप याद रखना, अभी असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि सतरिया बताओ ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, तो ये असम का है। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य यही है, सतरिया। एक पुटोला नाच भी आप याद रखना, पुटोला नाच।
ये भी असम का है। अभी असम ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया था, पुतोला नाच को। और अभी असम में 2 नए नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। एक तो है रायमोना नेशनल पार्क जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, और एक है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए। कौन कौन से फिर से सुनो। एक तो ऑलरेडी यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क हो गया, औरंग नेशनल पार्क हो गया। ये तो 5 पहले से ही थे। एक तो रायमोना नेशनल पार्क और एक देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अभी असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी, फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग। अभी असम सरकार ने ही मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को भी शुरू किया था। और एक बिहू नृत्य, ये भी काफी फेमस है असम का। बिहू नृत्य हो गया, बगरुम्बा नृत्य हो गया, ये भी याद रखना। और अभी असम के ही तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था। और असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, जिनका भी निधन हो गया, और इसी साल उनको पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था। उसी तरह से असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, उनका भी अभी निधन हो गया। और भारत का सबसे लंबा पुल जिसे कहते हैं भूपेन हजारिका, ये आपको यहीं पे मिलेगा। किस नदी पे, लोहित नदी पे। इसकी लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिलेटेड टू असम बताए, इनको याद रखना। और हाँ गाइस देखो, हो सकता है आप लोगों को मेरी आज वॉइस में थोड़ा सा फर्क नजर आए कि मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ या ऐसा बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है, मुंह में अभी छाले हो रहे हैं और छाले की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कभी कुछ ज्यादा हो जाते हैं तो फिर बोल नहीं पाते हैं। और अभी इतने ज्यादा हो रहे थे कि बोल नहीं पा रहा था, तो वैसे भी आज वीडियो नहीं बनाना था मुझे, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि आप सभी लोग सुबह इंतजार करोगे, तो जो भी हो जैसे भी हो एक बार बना लेते हैं। आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अगर बनाया तो उसी वक्त तकलीफ होगी जिस वक्त मैं बोलूंगा, और अगर नहीं बनाया तो फिर पूरे टाइम तकलीफ रहेगी कि क्यों नहीं बनाया, आपके कमेंट पढ़ के। तो एडजस्ट करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि हाल ही में जारी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात यानी कि ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 9वें स्थान पे। तो 2019 में जो कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ, एक्सपोर्ट हुआ है, यानी कि ग्लोबल एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट्स हुआ है, उनमें यूरोपियन यूनियन 16% की भागीदारी के साथ पहले स्थान पर है। इसमें दूसरे नंबर पर रहा अमेरिका और तीसरे नंबर पर रहा ब्राजील। भारत की बात करेंगे तो भारत 9वें स्थान पर रहा है 3.1% भागीदारी के साथ में। तो इस तरह से आप देखोगे तो भारत 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में टॉप 10 में रहा है। पर याद रखना, अगर केवल चावल के निर्यात की ही बात करते हैं तो भारत पहले स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करना। भारत की रैंक याद रखना और पहले स्थान पे कौन है ये याद रखना। बाकी इसको जारी किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना होती है 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहां पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वैसे जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको WHO का भी हेडक्वार्टर मिल जाएगा। WTO में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 164 हैं। और अभी नया मेंबर लेटेस्ट 164th मेंबर बना था, कौन सा, अफगानिस्तान। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसके डायरेक्टर जनरल का नाम, जो कि अभी WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। उनका नाम है एनगोजी ओकोंजो-इवेला। ये है कहां से, ये नाइजीरिया से है। इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाली मोमिजी निशिया, ये किस देश की हैं? जापान की हैं ये। नाम है मोमिजी निशिया। और अभी ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। उम्र क्या है इनकी, 13 साल 330 दिन इनकी उम्र है जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और किस गेम में, तो स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग में। और देखो यहीं से मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग है, इसको पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया। और वैसे अगर मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अभी बताओ कितने गेम्स को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया, तो टोटल 5 गेम है। कौन कौन से, बेसबॉल, ये स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इनका नाम क्या है, मोमिजी निशिया। ये टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की गोल्ड जीतने वाली प्लेयर बनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, तो आंसर होगा मार्जरी गेस्ट्रिंग। क्या नाम है, मार्जरी गेस्ट्रिंग। ये अमेरिका की गोताखोर है। और किस उम्र में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, ये गोल्ड जीता था, तो उनकी उम्र थी जब 13 साल 268 दिन 1936 के ओलंपिक में उन्होंने ये कारनामा किया था। देखो टोक्यो ओलंपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखो।
सबसे पहला तो देखो इसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है, मिराइतोवा और सोमाइती। सोमाइती पैरालंपिक का है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता है, तो चाइना की यांग कियान ने जीता है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में। अच्छा, अभी आपको याद होगा ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो को बदल दिया गया। पहले क्या था, लैटिन भाषा में बात करेंगे तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस। अब उसमें एक शब्द जोड़ दिया कम्युनिस। इसी को इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर था पहले, उसमें अब टुगेदर जोड़ दिया गया। और याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। जबकि टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में जो ध्वजवाहक होंगे कौन होंगे, पहलवान बजरंग पूनिया। लेकिन अगर बात करी जाए टोक्यो पैरालंपिक की, तो उसमें ध्वजवाहक रहेंगे कौन, मरियप्पन थंगावेलु, जो कि हाई जंपर है तमिलनाडु से। एक दीपक काबरा का नाम याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं। पवन सिंह का नाम याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय ज्यूरी बने। और अशोक कुमार का नाम भी याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। और अभी तक भारत के खाते में एक मेडल आया है, वो भी सिल्वर मेडल आया है। कौन लेकर के आई है, मीराबाई चानू लेकर के आई है, वेटलिफ्टर है ये। और इस तरह से ओलंपिक के इतिहास में ये पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर बन गई है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और वैसे देखो, हो सकता है इनका सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल में बदल जाए। चाइना की जिस प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है, अब उसका डोपिंग टेस्ट हो रहा है और पहला डोपिंग टेस्ट में वो फेल हो गई है। अभी दूसरा डोप टेस्ट फिर से होगा, अगर उसमें भी फेल हो जाती है तो हमारा ये जो सिल्वर मेडल है वो गोल्ड में तब्दील हो जाएगा। लेकिन देखते हैं, देखो होता क्या है। उसके अलावा याद रखना 2032 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस को। और अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग एथिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो बान की मून को। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में, इसीलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। फिर बताइए कौन सा देश दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करेगा, तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने कहा है कि वो जल्द ही दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करेगा, जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये रिएक्टर यूरेनियम की बजाय तरल थोरियम यानी कि लिक्विड थोरियम पर चलेगा, जिससे कि ये पारंपरिक जो ट्रेडिशनल रिएक्टर यूज होते हैं उनकी तुलना में अधिक सुरक्षित होगा। और अब इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि चाइना वालों ने कहा, तो ये रिएक्टर रेगिस्तानी क्षेत्र में भी काम करने में सक्षम होंगे। अच्छा, परमाणु ऊर्जा से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो बताइए, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर पावर का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और उसके उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं किस किस को पता है। बताइए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहां पे लगाया गया, याद होगा नीदरलैंड के कैपिटल एम्स्टर्डम में। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल ये कहां पे बनाया गया, तो ये बनाया गया है कोपेनहेगन में, जो कि कैपिटल है डेनमार्क की। और अभी क्यूबा से आपको याद होगा जिसकी कैपिटल होती है हवाना। तो क्यूबा ने अभी कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, सोबराना 2। बाकी बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना, देखो इसकी कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग से याद रखना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहीं पर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। और अगले जो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2022 में वो बीजिंग में ही होंगे। और उसके शुभंकर क्या है, बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो आंसर होगा 83वां। तो अभी सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अभी 27 जुलाई 2021 को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। और आपको बता दूं, देखो ब्रिटिश राज में नीमच में ही 27 जुलाई 1939 को इस बल की पहली बटालियन की स्थापना की गई थी। उस समय से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। फिर देश के जो पहले गृह मंत्री थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 1949 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया था। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अच्छा, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, कुलदीप सिंह है। और इसका मोटो क्या होता है, आदर्श वाक्य, सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। तो याद रखना इस साल कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 83वां। बढ़ते आगे।
फिर देखो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हरित सोहरा वनीकरण अभियान को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अमित शाह ने। तो ये है हरित सोहरा वनीकरण अभियान, और ये अभियान अभी शुरू हुआ है मेघालय के चेरापूंजी से। किसने शुरू किया? अमित शाह ने। इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण करना, और इस अभियान का नारा क्या है? सदाबहार पूर्वोत्तर। और देखो जो चेरापूंजी के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो चेरापूंजी को सोहरा कहते हैं। तो इसी तरह से यह है हरित सोहरा वनीकरण अभियान, और मेघालय सरकार और असम राइफल्स ये दोनों मिलकर के इसको चला रही हैं, इस अभियान को, जिसका अभी उद्घाटन किया, इसको शुरू किया अमित शाह ने। उद्देश्य याद रखना, इसका वृक्षारोपण करना है। अमित शाह से याद आता होगा अभी इनको एक नया मंत्रालय दिया गया। कौन सा? सहकारिता मंत्रालय। बाकी ये बताओ आप तो, भूपेंद्र यादव कौन सा मंत्रालय इनके पास? पर्यावरण मंत्रालय। सर्बानंदा सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री, शिपिंग मंत्री भी हैं और आयुष मंत्री भी हैं, याद रखना। अनुराग ठाकुर आप जानते हो, खेल मंत्री बन गई है। अच्छा, कहाँ पे शुरू हुआ ये अभियान? मेघालय में। तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो उसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग है, और शिलोंग में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा किसका? असम राइफल्स का। और शिलोंग ही भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। और आप याद रख सकते हो ये भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। कौन से नंबर की है? 8वीं। ये 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और इस पार्टी की स्थापना किसने की थी? P.A. संगमा ने, जो कि कॉनराड संगमा के पिताजी थे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। अच्छा, आप तो ये बताओ, सत्यदेव नारायण आर्य ये भी किस राज्य के नए गवर्नर बने? बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नासिर कमल को। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी है ये नासिर कमल, और अभी इन्हीं को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? M.A. गणपति का स्थान लेंगे ये। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताओ अभी नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बन गए, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन बन गए? ज्योतिरादित्य सिंधिया। बाकी प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने थे ये। और याद रखना, असम राइफल्स को ही पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर तो आपको बता ही दिया, शिलोंग में है। बाकी अरमाने गिरधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बैड बैंक भी कहते हैं, उसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने MyGov मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने MyGov मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल के माध्यम से जो योजनाएं सरकार ने चलाई है उन्हें जनता को बताने के लिए इसे लॉन्च किया गया, और राज्य सरकार को जनता से सीधे जोड़ने और उनसे फीडबैक लेने के लिए, यानी कि जनता और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। यही इसका उद्देश्य है। बाकी उत्तर प्रदेश तो आप जानते हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। देखो अभी कुछ लेटेस्ट पोर्टल और एप्लीकेशंस लॉन्च हुए थे, उनके बारे में आपको बताता हूँ। रिवाइज करते हैं एक बार, चलो। अभी पशुपालन मंत्रालय ने किसानों के लिए मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हरियाणा सरकार ने जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। कर्नाटक सरकार ने आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया था। झारखंड ने अमृत वाहिनी और चैटबॉट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए। उसी तरह से बिहार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हिट मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। मणिपुर ने अभी मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। CBSE ने दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। नीति आयोग ने कोव एड पोर्टल लॉन्च किया था। इंटरपोल ने आपको याद होगा ID आर्ट और आई फैमिलिया पोर्टल लॉन्च किया था। तो ये कुछ अभी पोर्टल और एप्लीकेशंस न्यूज में थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में कटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय सेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो आंसर होगा तलवार। तो अभी भारतीय नौसेना का ये जहाज है तलवार, जो कि अभी एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 में शामिल हो गया है। ये एक्सरसाइज अभी 26 जुलाई 2021 को शुरू हुआ है, जो कि 6 अगस्त 2021 तक चलेगा। कहाँ पे किया जा रहा है? पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में। कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। अभी कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताता हूँ। एक तो खंजर एक्सरसाइज याद रखना,
किस किस के बीच में हुआ था? भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था ये बिश्केक में। संप्रीति एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। और नेपाल के साथ कौन सा एक्सरसाइज करते हैं हम? सूर्य किरण। इस साल हमने फ्रांस के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट भी किया था राजस्थान में। वैसे फ्रांस के साथ हम वरुण एक्सरसाइज करते हैं, गरुड़ एक्सरसाइज करते हैं और शक्ति नाम का एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को साथ साथ बोलूंगा ना, गरुड़ शक्ति, तो ये हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। और अगर मैं बोलूंगा मित्र शक्ति, तो हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। श्रीलंका के साथ में हम स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूं, इसी से मिलता जुलता है, सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? सिंगापुर के साथ में। बाकी देखो, शक्ति से ही आपको याद आना चाहिए ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था। कब? 1998 में। और पहला वाला कौन सा था? स्माइलिंग बुद्धा था, 1974 में हुआ था। बाकी अगर मैत्री एक्सरसाइज की बात करेंगे तो वो तो हम थाईलैंड के साथ में करते हैं। जापान के साथ कोई एक्सरसाइज करते हैं क्या? करते हैं ना। धर्मा गार्जियन नाम की एक्सरसाइज करते हैं, जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और काजिंद नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? कजाकिस्तान के साथ में। मालदीव के साथ में एक्यूवेरियन नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और यूएसए के साथ अभी हमने वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज करती हिमाचल प्रदेश के बकलो में। और युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज करी थी राजस्थान में। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। तो हर साल 28 जुलाई को ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि 28 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बरूथ ब्लूमबर्ग का जन्मदिन होता है इस दिन। उन्होंने हेपेटाइटिस बी की खोज की थी और उसके इलाज के लिए दवाई भी बनाई थी, इसीलिए। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट। तो क्या है हेपेटाइटिस? तो जब भी किसी व्यक्ति के लीवर में सूजन आ जाती है तो उस शारीरिक अवस्था को हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो सिंपल सा याद रखना है, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मना रहे हैं? 28 जुलाई को। और इसकी थीम आपको याद रखनी है। और हाँ गाइज, मैं आपको बोलना भूल गया, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। देखो, वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। वो तो अभी तो बोलने में तकलीफ हो रही है, वो बात अलग है। लेकिन वैसे भी बहुत दिल से मैं आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद इसको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज अपने अपने दोस्तों के साथ में आप लोग इसको शेयर जरूर करना। बढ़ते आगे। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। आज हम लेट हो गए, इसलिए हम 11 ही क्वेश्चन ले रहे हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, अभी राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की नई शाखा का ब्रांच का उद्घाटन किया था राष्ट्रपति जी ने? तो आंसर होगा SBI। और टॉप 5 सीरीज का तीसरा पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको आप सुन लीजिएगा। और अगर कोई वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टॉप 5 स्टैटिक सीरीज के नाम से। अभी तक तीनों पार्ट अपलोड हुए हैं, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस।